हेलो दोस्तों, चलो अभी हम देखते हैं इसका पार्ट 4 सॉरी पार्ट 3 लीगल प्रोविज़न फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो कि डिविडेंड और इंटरेस्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं लीगल प्रोविजंस। लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि लीगल प्रोविजंस क्या थी, प्रोसीजर क्या था, सोर्सेज क्या थे डिविडेंड पे करने के, और जब पे किया जाता है डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड तो उस वक्त कंपनी को क्या करना पड़ता है, वो सब हमने देखा था। और कौन सी ऐसी कंडीशन से जिस कंडीशन पे कंपनी को प्रोहिबिट करना पड़ता है, मतलब कंपनी को रोका जाता है कि भाई आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ क्या देखने वाले हैं हम लोग, लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि जब पेमेंट करने जा रही होती है उस टाइम पे क्या क्या गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इससे पहले के जो भी थे वो हमने क्या देखे थे कि सोर्स क्या थे, लीगल प्रोविजन के हिसाब से सोर्स क्या है उनके पास, कंपनी के पास डिविडेंड पे करने का। फिर दूसरा देखा था कि भाई डिक्लेयर करने का क्या प्रोसीजर है, और अब देख रहे हैं कि डिक्लेयर कर दिया जब पेमेंट करने जा रही है तो क्या किस तरह किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को डिविडेंड पे करते वक्त। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। ये तो पहले भी देखा था हम लोग ने, राइट। लेकिन इस लीगल प्रोविजन में पहला आ गया है पॉइंट पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कि भाई डिविडेंड जो भी पे किया जाता है कंपनी के द्वारा वो कैश में होना चाहिए, कोई बोनस या गिफ्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बोला है डिविडेंड में भी पेड बाय चेक, या तो चेक दो या तो वारंट यानी कि टिकट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये इन तीनों तरीके से शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा सकता है, या तो लेटर भेज के चेक अटैच कर दो उसके साथ, या तो वारंट दे दो यानी कि टिकट दे दो जिसके थ्रू जाके वो वाउचर कहते हैं ना, वाउचर टाइप होता है, ठीक है, वो दिखा के दे दो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि सीधा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए, राइट। दूसरा ये प्रोविजन है गवर्नमेंट का। तीसरा प्रोविज़न क्या है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर। क्या लिखा है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ शेयर। अगर कोई शेयर को जॉइंटली होल्ड किया गया है, जैसे बोला था 2-3 जन मिलके होल्ड कर रहे हैं, तो डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम जॉइंट शेयर होल्डर। ठीक है, पहला शेयर होल्डर जो होगा, अगर जॉइंट नेम में 2-3 जन साथ में है, ठीक है, जिन्होंने शेयर लिया था, तो उसमें से जो पहला शेयर होल्डर का नाम है उस पहले शेयर होल्डर के नाम पे जो एड्रेस होगा रजिस्टर्ड एड्रेस, उस एड्रेस पे इसको भेज देना है, बराबर, एज़ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर के बुक में जो एड्रेस लिखा होगा उसमें। और टू सच पर्सन एट इस एड्रेस, या तो जो भी एड्रेस उस पर्सन का एड्रेस होगा उस एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। एज द शेयर होल्डर और जॉइंट शेयर होल्डर हैज़ गिवन द कंपनी टू द इन राइटिंग, क्योंकि कंपनी को वो लोग ने राइटिंग में दिया था कि हम लोग जॉइंट हैं और हमारा जो कुछ भी होगा शेयरिंग करने का वो जो पहला मेंबर है उसके पास जाएगा। किसके पास, फर्स्ट पर्सन के पास जाएगा, किसके पास, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। चलो ये तीसरा बात है, ये तीसरा लीगल प्रोविजन से अगर मल्टीपल लोग हैं तो, ठीक है, तो पहले बंदे के पास ही पोस्ट जाएगा, उसके पास ही एड्रेस पे, उसके एड्रेस पे ही जाएगा डिविडेंड का चेक वगैरह वारंट वगैरह जो भी होगा। ऑनलाइन है तो बात ही अलग है, ठीक है। फोर्थ है टाइम लिमिट विद इन विच डिविडेंड इज टू बी पेड। कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिक्लेरेशन। इसको अच्छे से याद रखना, ये हाईलाइट कर लेना भाई, ठीक है। आपको फिंगर ब्लैंक में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, मैच द कॉलम पूछ सकता है, वन वर्ड में पूछ सकता है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, ठीक है। क्या बोला है कि टाइम लिमिट क्या है डिविडेंड की, कि कंपनी को 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए जब वो डिक्लेयर करती है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेयर हो जाता है, शेयर होल्डर की मीटिंग के बाद डिक्लेयर हो जाता है कि भाई डिविडेंड पे करना ही है, उसके बाद 30 दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए। पाँचवा है डिविडेंड इज पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। किसको पे करना चाहिए, रजिस्टर्ड। हाँ, रजिस्टर्ड वाले जो होते हैं उनको, यानी कि जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है उनको पे किया जाता है, बराबर, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट मिला है, वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, ठीक है, मालूम है कि हाँ ये शेयर होल्डर है हमारे, ठीक है, कंपनी को पता होता है। प्रेफरेंस शेयर आर एंटाइटल टू डिविडेंड बिफोर इट इज़ पेड टू द इक्विटी। इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाता है, ठीक है। रजिस्टर्ड वाले में सबसे पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है एज़ पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा प्रेफरेंस शेयर का इशू के टाइम पे बताया गया था कि भाई आपको पहला शेयर होल्डर, पहला डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर के ऊपर, इक्विटी शेयर को बाद में मिलता है, पहले उनको मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, रेसिडुअल प्रॉफिट, यानी कि बचा हुआ प्रॉफिट रहा तो मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बचा कुचा बोलते रहा, थाली में बच गया तो खा लो, नहीं तो जाओ, ठीक है। आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिल जाता है तो उसके बाद एंड अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, या फिर अगर अरियर्स होगा, क्या होगा, अरियर्स यानी कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा, अगर बचा होगा, जैसे कहा जाता है ना, होता है ना प्रेफरेंस शेयर के टाइप, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, तो उसमें जो क्यूमुलेटिव वाला होता है जिसमें ऐड होते जाता है, क्या होता है, ऐड, तो उसको भी देते हैं।
ठीक है, वो लोग को देने के बाद वो लोग को देने के बाद। हाँ मतलब प्रेफरेंस शेयर को प्रॉपर डिविडेंड दे दिया जाएगा। अर्लियर्स वाला होगा तो भी, नया वाला होगा तो भी, देने के बाद अगर प्रॉफिट बच गया तो जो है इक्विटी शेयर उन लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पांचवा। ठीक है, ये लीगल प्रोविजन है, फिफ्थ लीगल प्रोविजन। छठवां लीगल प्रोविजन है इफ़ शेयर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो डिविडेंड भी जो होगा पे किया जाएगा ओनर को एज पर द स्टेटमेंट फर्निश बाय डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी के हिसाब से उसको डिविडेंड दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन में ही देखा जाएगा कैसे उसको देना है, बराबर। और अगर फिजिकल हेल्ड किया है तो डिविडेंड इज पेड टू शेयर होल्डर हुज नेम अपीयर इन द कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर, है ना। रजिस्टर ऑफ मेंबर में कंपनी के जिसका नाम लिखा है उसके नाम पे उसको दिया जाएगा अगर फिजिकल फॉर्म में है तो। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डिपॉजिटरी सिस्टम के हिसाब से जो स्टेटमेंट फर्निश किया जाएगा, जो स्टेटमेंट में नाम लिखा होगा उसके नाम पे ऑनलाइन चला जाएगा, उसके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, समझा। ये छठवां प्रोविजन है। कंपनी को पेमेंट करते वक्त इसका ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किसी दूसरे बंदे को ना चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट है सातवां, क्या है? सातवां, सेवन, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है? डिफ़ॉल्ट डिविडेंड इन पेइंग डिविडेंड इन गिवन टाइम रिजल्ट इन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर डिफ़ॉल्ट यानी कि इन पेइंग डिविडेंड इन गिवन टाइम रिजल्ट इन, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, पे करने में कुछ गड़बड़ी आ गई, पे करने में कुछ गड़बड़ी आ गई तो क्या होगा? ठीक है, इसके लिए भी प्रोविजन है कि अगर कंपनी ने हाँ बोल दिया, पे करने के लिए बोला और फिर भी कंपनी ने पे नहीं किया है तो फिर क्या होगा? ठीक है, जितने टाइम लिमिट में कंपनी ने बोला है पे करने के लिए उतने में पे नहीं किया तो इसके लिए क्या रूल्स है? तो रूल्स ये है कि भाई पनिशमेंट मिलेगा। पहला है कि पनिशमेंट मिलेगा डायरेक्टर को, क्या मिलेगा? पनिशमेंट। ऑब्वियसली मिलना ही चाहिए, जब बोला है देने के लिए तो क्या को ना नुकुर कर रहा है भाई, है उसका अधिकार है, दे उसको भी, बराबर कि नहीं? ठीक है, जब अधिकार नहीं होता तो बात ही खत्म हो जाती, जब अधिकार है तो उसको पे करो, आएगा समझ में। फिर नेक्स्ट क्या लिखा, दूसरा क्या कंडीशन है कि कंपनी विल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यू। तो अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पे करने में नहीं पे कर पाया और ये हो कि भाई आज की तारीख, मतलब आज की तारीख लास्ट थी, इसके बाद पे मतलब आज का जो है पेमेंट करने का लास्ट डेट था, लेकिन कंपनी ने ये लास्ट डेट में भी पे नहीं किया है, तो आगे जितना डेट एक्सटेंड होगा, जितना डेट एक्सटेंड होगा उतने एक्सटेंड डेट का आपको 12%, 12.5% का एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा कंपनी को। क्या? कंपनी को हाँ, एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का रेट रहेगा 12% का रेट रहेगा। सॉरी, मैंने 12.5 बोला था लेकिन 12% है, राइट। ठीक है, 12% ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द डिफॉल्ट कंटिन्यू, जहाँ से उसका कंटिन्यू है डिफॉल्टिंग। ठीक है, इफ़ द कंपनी फेल टू कंप्लाई विद एनी रिक्वायरमेंट, अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ को रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाई कंपनी, तो कंपनी के डायरेक्टर को फाइन पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? फाइन। मतलब कंपनी बच नहीं सकती है। ठीक है, एक बार हाँ बोल दिया तो पे करो, नहीं तो फिर लफड़े में आ जाओगे, बराबर। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करना ही नहीं है पहली बात, जब है तो पे कर देना, क्या को डिफ़ॉल्ट में आने का है ना, क्या को फालतू में झंझट पालने का, ये तो बोलो ही मत, अब बोलो तो पूरा करो, बराबर। तो आगे देखते हैं, ये रहा लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये हमने पढ़ा, जो क्या पढ़ा? लीगल प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे करते वक्त गवर्नमेंट को, सॉरी कंपनी को किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पे। अब देखते हैं अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है। ठीक है, अनपेड यानी कि पे हुआ नहीं है, या अनक्लेम यानी कि क्लेम ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो होता क्या है चीज़, देखो। ठीक है, मैंने इसलिए कहा था कि भाई टॉपिक आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पहले बता देना मैं मजे का किरकिरा हो जाता है। चलो क्या लिखा है देखो, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी बट हैज़ नॉट बीन पेड और पेड इट और क्लेम बाय द शेयर होल्डर विद इन 30 days ऑफ इट डिक्लेरेशन इज टर्म्ड एज अनपेड एंड अनक्लेम डिविडेंड। यानी कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन पे नहीं किया, क्या पे नहीं किया, और पे नहीं किया वो अलग बात हो गई। दूसरी बात कि भाई अगर कि जब लोगों को मालूम है कि हाँ डिविडेंड पे करना है, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो लोगों ने क्लेम भी नहीं किया। ठीक है, कंपनी ने डेट, समझो कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर दिया, ये तारीख को डिविडेंड देंगे, सबको पता चल गया कि हाँ डिविडेंड मिलने वाला है, तो उस तारीख को अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो क्लेम भी तो करना चाहिए, है ना। तो अगर शेयर होल्डर ने क्लेम कर दिया, क्या कर दिया? क्लेम कर दिया। हाँ, ठीक है, कि भाई आपने दिया नहीं पेमेंट करके, लेकिन कब तक क्लेम करना चाहिए? 30 दिन के अंदर। कितना? 30 दिन के अंदर। हाँ, ठीक है, वही लिखा है, कंपनी ने पे नहीं किया और क्लेम किया गया शेयर होल्डर से 30 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, लेकिन और 30 दिन के अंदर शेयर होल्डर ने क्लेम भी कर दिया कि भाई आप लोग ने बोला था देने के लिए, दिया ही नहीं। लेकिन वो कब होना चाहिए क्लेम? 30 दिन के अंदर होना चाहिए।
तो उस डिविडेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड बोलेंगे। समझा, समझ में है? ठीक है, कंपनी ने पे नहीं किया और शेयर होल्डर ने उसको क्लेम किया कि भाई आपने तो बोला था पे करने को, पे नहीं किया, लेकिन वो क्लेम 30 दिन के अंदर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, 30 दिन के अंदर। ठीक है। जिन जिन बातों को मैं ज़्यादा गौर करवा रहा हूँ उसको बराबर ध्यान देना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स इसी में कटते हैं। आंसर में तो आप लिख दोगे ठोक ठोक करके, कोई सा भी लिख दोगे, लेकिन जो छोटे छोटे मार्क्स जहाँ आपको ऑब्जेक्टिव से मार्क्स मिल रहे हैं वहाँ इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो, तो ये अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड होगा तो इसमें गवर्नमेंट का रूल्स क्या है। तो फॉलोइंग रूल्स गवर्न अनपेड अनक्लेम डिविडेंड के लिए कुछ रूल्स है। पहला क्या रूल्स है, देखो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट यानी कि अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है किसी को, तो वो पैसा कौन से अकाउंट में जाएगा, एक अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, उसमें डाल दिया जाएगा। जितने लोग को पे कर दिया उन लोग को तो ठीक है। अब जितना पैसा पेड वाले डिविडेंड वाला अकाउंट में बचा हुआ है, क्योंकि जब डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ता है तो पे उसके लिए भी अलग खाता खोलते हैं ना, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम। ठीक है, तो उस खाते में से पैसा निकाल के अब क्या करना है, वो खाता तो क्लोज करना है, क्योंकि डिविडेंड पे करने का टाइम चला गया है। ठीक है, तो अब वो उसमें जो पैसा बचा है उस पैसे को निकाल के कहाँ डालना पड़ेगा, इस खाते में डालना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, देखो, टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन अनपेड। जो डिविडेंड अनपेड रह गया यानी कि अनक्लेम रह गया है, उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। और ओपन इन ए शेड्यूल बैंक, जिस बैंक में आपने खाता खोला था डिविडेंड पे करने का, उसी बैंक में आपको खाता खोलना है दूसरा, जिसमें आप अनपेड डिविडेंड वाला पैसा डालोगे। अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करोगे और उसमें वो पैसा डाल दोगे जो डिविडेंड के पैसे खाते का पैसा बचा हुआ है, क्योंकि आपने पे करना था, पे कर दिया। अब जो बच गया वो पैसा क्या करोगे, वापस थोड़ी लेना आपको डिविडेंड पे करना ही है। इसलिए उसको अब क्या करो, दूसरा अकाउंट ओपन करो अनपेड डिविडेंड अकाउंट वाला, और उसमें डाल के रख दो। ठीक है, दूसरा क्या करना पड़ता है, दिस ट्रांसफ़र शुड बी विद इन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ 30 days। जो 30 दिन का डेट खत्म हो जाता है ना डिविडेंड पे करने का, जो खतवा खोल के रखा था डिविडेंड पे करने का, डिक्लेयर करने के बाद वो 30 दिन तक चलता है। ठीक है, 30 दिन के बाद जो है कंपनी को 7 दिन के अंदर, कितना दिन, 7 दिन के अंदर, 30 दिन खत्म होने के बाद, 30 दिन खत्म होने के बाद, हाँ 7 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस वो पेमेंट वॉज टू बी मेड, पेमेंट भरना रहता है। इन अदर वर्ड दिस ट्रांसफर शुड बी हैपन विद इन 37 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कहने मतलब ये हो गया कि अगर 30 दिन खत्म भी हो गया है तो अगले 7 दिन के अंदर तक उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 30 दिन के तक तो पेमेंट करना है। 30 दिन के बाद अगर पेमेंट बहुत लोग का बचा है, नहीं पे हुआ है और पैसा भी बचा हुआ है, तो वो खाता बंद करके अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करो और उसमें पैसा डाल दो। बराबर, तो ये काम करना पड़ता है। यानी कि टोटल देखा जाए तो 37 डे मिलता है, कितना, 37 days। हाँ। आगे थर्ड पॉइंट क्या बोला है, विद इन 90 days ऑफ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट ऑन इट वेबसाइट और एनी अदर वेबसाइट एज अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अ स्टेटमेंट विच शो नेम, लास्ट नोन एड्रेस एंड अनपेड अमाउंट पेबल टू ईच शेयर होल्डर। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जब वो अनपेड डिविडेंड का अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डालने के बाद कंपनी को वो तो 7 दिन का प्रोसेस मिल जाता है, कंपनी को टाइम मिल जाता है 7 दिन का। उसके बाद 90 दिन का टाइम रहता है कंपनी के पास, कितना दिन, 90 दिन। ठीक है, 90 days ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट के बाद 90 दिन का टाइम है कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसको वेबसाइट पर डालना पड़ता है या किसी भी ऐसे अप्रूव वेबसाइट पर डालना पड़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेशन हो सके, देख सके। देखिए उस वेबसाइट पे डालना पड़ता है, एक स्टेटमेंट डालना पड़ता है कि भाई कौन सा बंदा है जिसको भी डिविडेंड मिला नहीं है, उसका एड्रेस क्या हमारे पास था। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई एड्रेस पे मतलब हमारे पास जो एड्रेस है उस एड्रेस पे अब वो ना रह रहा हो, इससे उसको डिविडेंड नहीं मिला होगा, है ना, क्योंकि वो लेटर तो गया होगा लेकिन क्लेम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ रहता ही नहीं है वो अभी, है। ठीक है, तो लेटर भी ऐसे ही पड़ा होगा वो। एंड अनपेड अमाउंट पेबल टू ईच शेयर होल्डर, तो कितना वो जितने भी शेयर होल्डर बचे हैं उनका नाम, उनका एड्रेस और वो टोटल मिला के अमाउंट कितना होता है हर एक शेयर होल्डर का, हर एक शेयर होल्डर, ये कंपनी को बताना पड़ता है। ठीक है, कितने शेयर होल्डर बाकी हैं। ठीक है, लोग को भेजा था, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, और इतने ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर का इतना तो रुपया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना रे, कन्फ्यूजन तो नहीं है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, नहीं। हाँ ध्यान दो। एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट मे अप्लाई टू द कंपनी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम। कोई भी क्लेमेंट हो सकता है, एनी क्लेमेंट, यानी कि अगर कोई बंदा आज किसी को मतलब अचानक से किसी को मालूम पड़ा अरे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था कंपनी का, तो उसको कहीं से मालूम पड़ा,
हाँ मतलब उसने क्लेम किया ही नहीं उस टाइम पे, उसको बाद में मालूम पड़ा न्यूज़पेपर के जरिए या किसी क्लिक के थ्रू कैसे भी मालूम पड़ गया, तो मालूम करने के बाद क्या कर सकता है वो क्लेम कर सकता है। कर सकते तो एनी क्लेमेंट टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में अप्लाई टू द कंपनी, उसको कंपनी के पास जाना चाहिए, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ मनी क्लेम, कि भाई मेरा डिविडेंड दे दे भाई, ठीक है, मुझे मालूम नहीं पड़ा, मुझे पता ही नहीं चल पाया इसके बारे में, जब पता चला तो फटाक से आ गया, अब मुझे मेरा डिविडेंड दे दीजिए, ठीक है। तो उसको उसमें से दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से दिया जाएगा, ठीक है, अगर आ गया तो ये रूल फॉलो करना पड़ता है। पांचवा क्या बोला है, एनी अमाउंट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी विच रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर फॉर 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर एजुकेशन या प्रोटेक्शन फंड, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF में ट्रांसफर कर देते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी पेमेंट जो बचा है अभी भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, अगर अभी भी पेमेंट बचा हुआ है जो कि अनक्लेम रह गया, अनपेड रह गया, ठीक है, हमने तो कोशिश की, मतलब कंपनी ने तो कोशिश की, लेकिन सामने वाले से रिप्लाई आया ही नहीं, ठीक है, तो वो अनक्लेम ही रह गया। और ये अनक्लेम अगर 7 साल तक रह गया, कितने तक, 7 साल, हाँ, जिस दिन ट्रांसफ़र का डेट था, जब जिस दिन अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था कंपनी ने कि भाई जब कभी क्लेम करने आएगा तो उसको दे देंगे उसका पैसा, लेकिन अगर कोई आया ही नहीं ससुरा, क्या आया ही नहीं, हाँ, 7 साल तक अगर कोई नहीं आया, 7 साल से तो कितना लंबा समय होता है मालूम है, ठीक है, अगर उतने साल तक कोई नहीं आया तो कंपनी क्या करती है, इस पैसे को उस खाते से निकाल लेती है और खाते से निकाल करके इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देती है। यानी कि ये पैसा कंपनी खुद भी यूज़ नहीं करती, अब ये फंड बन गया, क्या बन गया, यानी कि ये चैरिटी में चला जाएगा, दान में चला जाएगा, कहाँ जाएगा, दान। तो अच्छा है ना, कम से कम किसी को तो भला हो जाएगा, तुम नहीं कर पाए कोई और कर लेगा, बराबर, ठीक है। छठवा देखे, ससुरा इतना लंबा टाइम देखे भी कोई नहीं लेगा, तब तो बेवकूफ़ी होगा वो। चलो छठवा देखते हैं, द क्लेमेंट ऑफ मनी विल हैव टू फॉलो द प्रोसीजर एंड सबमिट नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू गेट क्लेम फ्रॉम IEPF along with the statement in the prescribed form which give detail in of such transfer। और अगर ससुरा क्या, और अगर ससुरा बीच में आ गया, मतलब डालने के बाद में, क्या डालने के कहाँ पे, मतलब कंपनी ने पैसा जो है 7 साल के बाद पैसा डाल दिया इसमें IEPF में, किसमें, IEPF, हाँ, तो अगर उसके बाद कोई क्लेमेंट आ जाता है कि भैया हमारा पैसा हो, डिविडेंड का पैसा, तो कंपनियाँ बोलेगी ससुरा सो रहा था अभी तक, 7 साल का टाइम था, अभी तक क्या कर रहा था, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, अब आ गया है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का रूल्स फॉलो करना पड़ता है। कहने का मतलब उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि भाई ये चीज़ है, मेरा ये एड्रेस था, मेरे पास इतने शेयर थे, ये रहा सर्टिफिकेट, और जो भी कंपनी मांगेगी डॉक्यूमेंट्स वो जमा करना पड़ेगा ताकि वो क्लेम कर सके IEPF से। IEPF, हाँ, अब वो उस डिपार्टमेंट में चला जाएगा ना, पैसा उस डिपार्टमेंट में चला गया तो उसमें क्लेम करना पड़ेगा उसको, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जैसा बोला जाएगा उस तरीके से, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जैसा प्रोसीजर बनाया गया होगा उस प्रोसीजर से, विच गिव डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर, जहाँ पे ऐसा लिखा हो कि भाई उस टाइम पे ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, टॉपिक नॉलेज सब समझ में आया हो, तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिए, लर्न कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।